गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बताया था। 1993 में पंचायती राज अधिनियम 73 संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 93 में पंचायती राज संबंधी प्रमुख प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी और इसके अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य को अपने अपने पंचायती राज विधान को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 वर्ष का समय दिया गया था। राजस्थान हमेशा इसमें अक्सर रहा है। राजस्थान में ही सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और उसी के अनुरूप राजस्थान में 94 में पंचायती राज अधिनियम जो है वो 23 अप्रैल को पूरे राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने अपने पुराने पंचायत अधिनियम 1955 व जिला पंचायत व जिला परिषद अधिनियम 1959 को निरस्त करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया, जिसके प्रमुख जो प्रावधान है वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायती, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि क्या क्या संशोधन हुए हैं। 73वें संविधान में संशोधन जो किए गए थे उसमें राजस्थान में पंचायती राज की वही त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम सभा का गठन, प्रथम बार वैधानिक दर्जा दिया गया ग्राम सभा को। अब ग्राम सभा का गठन करना अनिवार्य होगा और प्रत्येक वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की 2 बार, एक फर्स्ट तिमाही में और एक लास्ट तिमाही में 2 बार ग्राम सभा की बैठक होगी। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है प्रत्येक 5 वर्ष बाद अनिवार्य किए जाएंगे और अगर किसी दशा में 6 मास अगर चुनाव स्थगित हो जाते हैं किसी भी कारण से तो 6 माह से अधिक स्थगित नहीं किए जा सकते, उसको चुनाव कराने पड़ेंगे चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को। 4th, ग्राम पंचायतों के जो पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति के सदस्य व जिला परिषद के सदस्य सीधे चुनाव की व्यवस्था में रखे गए, उनके चुनाव होंगे और उनके द्वारा उनको चुना जाएगा। सरपंच पंचायत समिति के तथा प्रधान जो है वो जिला परिषद के सदस्य नहीं होंगे। पंचायत समिति व जिला परिषद से संबंधित क्षेत्र के सांसद व विधायक भी सदस्य होंगे, किंतु वे प्रधान व प्रमुख के चुनाव व अविश्वास प्रस्ताव वाली बैठकों में वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे। पर इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर स्थान महिलाओं के लिए एक स्थायी स्थान आरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के भी लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान होगा। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पृथक से एक वित्त आयोग गठन किया जाएगा और वित्त आयोग की सिफारिशें अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए अब साक्षर ग्राम पंचायत के जो चुनाव वो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहेगा। सरपंच के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने परिवार नियोजन बिंदु जोड़ दिया है, जिसके अनुसार 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया है। इस प्रकार यह जो प्रावधान है वो 1995 तक लागू करने से स्थगित कर दिया था। मतलब 1 वर्ष तक 94 में आया है अधिनियम, तो 1 वर्ष के बाद अगर उससे पहले किसी के हैं तो कोई नहीं, लेकिन 1 वर्ष के बाद जिसके ऑलरेडी 2 है और 1 और हो जाता है तो उसको उससे वंचित रखा जाएगा संतान होने पर, 2 से अधिक संतान होने पर। और राजस्थान अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य जो है वो मेंशन किए गए हैं। इनको हम लास्ट क्लास में भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य है, पंचायत समिति और जिला परिषद के, और उसको प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अनुसूची के अनुसार वो सुनिश्चित किए गए हैं। और राज्य में सबसे पहली बार जिला प्रमुख की अध्यक्षता में संपूर्ण जिले की आर्थिक विकास योजना बनाने के जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायत समिति की संरचना में
यह है कि इसमें अगर इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाले पंचायत समिति में कम से कम 15 सदस्य चुने जाएंगे और इसके अतिरिक्त प्रत्येक 15,000 अतिरिक्त के लिए उसके किसी भी भाग पर 2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे। यदि किसी पंचायत समिति की जनसंख्या 1,25,000 है तो पहले 1 लाख पर 15 सदस्य और दूसरे 15,000 पर 2 सदस्य तथा शेष 5,000 पर भी 2। इस प्रकार 21 पंचायत सदस्य समिति में शामिल होंगे। पंचायत समिति में 1 या 2 स्थानीय क्षेत्र के विधायक भी होंगे और सरपंच ना तो सदस्य होंगे और ना ही प्रधान उप प्रधान के चुनाव में शामिल होंगे। सरपंच उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, ताकि दोहरी जो सदस्यता है उसको भी समाप्त किया जाएगा। अगर किसी 2 सीटों से अगर कोई जीत जाता है 2 सीटों पर तो उसको 1 सीट को छोड़ना होगा। प्रधान उप प्रधान के जो का निर्वाचन जो है वो जो है वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक कारण से पंचायत समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर इस प्रक्रिया को उनका स्थान इसी प्रक्रिया से दोबारा भरा जाएगा। प्रधान की शक्तियां एवं क्या क्या कार्य होंगे इसमें संविधान में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। पंचायत समिति की बैठक बुलाएंगे वो प्रधान जो होते हैं वो खंड स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं, और ग्राम स्तर पे जो होंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो कहलाते हैं सरपंच और उप सरपंच, और खंड स्तर पर प्रधान और उप प्रधान। तो प्रधान की जो शक्ति है पंचायत समिति की बैठक बुलाएंगे वो सभी अभिलेखों का उन तक लेखा जोखा उनके पास रखा जाएगा और उनको जो भी कार्य सौंपे गए हैं संविधान के अधीन उन कार्य को निर्वहन के लिए जो भी शक्तियाँ उनका वो प्रयोग करेंगे। पंचायतों में प्रेरणा तथा उत्साह के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। पंचायत समिति स्थायी संपत्ति के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। को क्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए विकास आधारित प्रेक्षण और निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। पंचायत समिति वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर संपूर्ण पर्यवेक्षण रखेगी, सुपरविजन रखेगी। पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो है वो 1 वर्ष में 25 लगभग जो भी राशि सुनिश्चित की गई है 25,000 कुल राशि तक मंजूरी देने की आबद शक्ति भी उनके पास रहेगी। और प्रधान की एब्सेंस में जो है वो उप प्रधान जो है वो पंचायत समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है सरपंच उप सरपंच पंच प्रधान उप प्रधान प्रमुख ये जिला के लिए होते हैं प्रमुख, और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका त्यागपत्र संबंधी भी इसमें प्रावधान दिया गया है। जो अगर उनके द्वारा कोई रेजिग्नेशन दिया जाता है त्यागपत्र दिया जाता है तो उस पर उनके एक तो हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर होंगे और उसको जो त्यागपत्र है वो जैसे कि त्यागपत्र प्रधान जो है वो जिला परिषद के प्रमुख को देगा, उप प्रधान व पंचायत समिति के सदस्य प्रधान को देंगे। जिला परिषद में जिला प्रमुख उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य अपने त्यागपत्र जो है वो जिला प्रमुख जो है संबंधित खंडायुक्त को देगा और उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख को जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। और उस त्यागपत्र 15 दिन तक त्यागपत्र कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसको अपने पास रखेंगे। वो चाहे तो इसको स्वीकार कर सकते हैं और चाहे तो स्वीकार भी कर सकते हैं। 15 दिन की अवधि के भीतर भी चाहे तो यदि इस अवधि के भीतर कोई त्यागपत्र वापस नहीं लिया जाता है तो उस त्यागपत्र को स्वीकार किया हुआ मान लिया जाएगा। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव संबंधित भी प्रावधान है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पंचायती राज के 1/3 सदस्य अगर वो संतुष्ट नहीं है निर्वाचित सदस्य तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसमें एक प्रोविज़न किया गया है अविश्वास प्रस्ताव तुरंत नहीं ला सकते, ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात तीसरे वर्ष में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर ये पास नहीं होता तो 1 वर्ष बाद अगला अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है सदस्यों उसमें इसके द्वारा नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस ये लिखित नोटिस में निश्चित कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और उसके अनुसार फिर कार्यवाही 30 दिन के अंदर तक उसमें कार्यवाही करके बैठक करके कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा उसमें दुराचरण हेतु कार्यवाही अगर कोई सदस्य जो है वो आवश्यक जांच के बाद उसमें दुराचरण का दोषी पाया जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार को ही अधिकार होगा
इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश ही अंतिम होंगे। इसमें किसी न्यायालय से अपील नहीं की जा सकती, केवल राज्य सरकार को ही पुनरीक्षण रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही पंचायत समिति की बैठकें, पंचायत समिति की 1 माह में कम से कम 1 बार बैठक होगी। पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक पंचायत समिति के मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। प्रथम बैठक में तारीख जिला कलेक्टर द्वारा नियमित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी। और किसी भी सामान्य बैठक के लिए पूर्ण 10 दिन का नोटिस और किसी विशेष बैठक के लिए 7 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। उसके अलावा स्थायी समितियां बनाई जाएगी, फिक्स्ड जो है कमेटीज़। उसमें मुख्य रूप से पंचायत समिति या जिला परिषद में 4 स्थायी समिति होगी। प्रशासन, वित्त और कराधान संबंधी समिति, दूसरी है उत्पादन कार्य संबंधी, जिसमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, लघु उद्योग और अन्य संबंध कार्य आएंगे। शिक्षा संबंधी स्थायी समिति, जो समाज शिक्षा का विषय इसमें शामिल होगा। और समाज सेवाएं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, जल, सफाई, ग्रामदान, संचार, कमजोर वर्गों का कल्याण और अन्य कार्य सम्मिलित होंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य कार्य रह जाते हैं और उनके लिए अलग से 5वीं स्थायी समिति भी गठित की जा सकती है। तो ये समितियां जो हैं अपने अपने नाम से जो स्पष्ट हो रहा है उस क्षेत्र में कार्य करेगी। उसके बाद विकास अधिकारी की क्या शक्तियां रहेंगी, इसमें ये भी बताया गया। खंड अधिकारी और विकास अधिकारी की क्या समितियां रहेंगी। जो पंचायत समिति में विकास अधिकारी जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। पंचायत समिति और उसकी स्थायी समिति की बैठक के लिए प्रधान और स्थायी अध्यक्ष के अनुदेशों से नोटिस जारी करेगा। कुल बैठकों में उपस्थित होगा तथा भाग लेना, विचार विमर्श में भाग लेना और पंचायत समिति की निधि से राशि निकालना, उसका वितरण करना, ये सब उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रधान उस मामले को पहले पंचायत समिति या संबंधित स्थायी समिति के समक्ष रखेगा अगर किन्हीं कारण से उसने ने किसी भुगतान करने विकास अधिकारी को, परंतु प्रधान जो है वो रोक सकता है उसको विकास अधिकारी को किसी भी भुगतान को करने से, लेकिन उसके लिए उसको पंचायत समिति के समक्ष वो मैटर को रखना पड़ेगा। मतलब विकास अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है और जो उसके ऊपर जो मुख्य प्रमुख है उसके ऊपर प्रमुख जो होता है प्रधान जो है वो उसके ऊपर रोक लगा सकता है, उससे जवाबदेही मांग सकता है। इसके अलावा विकास राज्य चुनाव आयोग होगा। संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय व राज्य सरकार के तहत पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें धारा 17 के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाएंगे और यह शक्ति राज्य सरकार के बजाय निर्वाचन आयोग में निहित हो गई है। ठीक है, अगर विघटन हो जाता है पंचायत का तो 6 माह की अवधि में चुनाव कराना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और इसी के अनुकूल पंचायती राज की धारा 118 में राजस्थान के लिए वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। पूर्ण रूप से नई व्यवस्था है और इसकी सिफारिशें जो है वो 5 वर्ष तक लागू रहेगी। तो इस प्रकार राजस्थान में जो है 94 में 73वें संशोधन के अनुरूप प्रावधान किए गए, जिससे कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्राप्त हुई है, उनकी वित्तीय शक्तियों में प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि हुई है, अधिकारों में वृद्धि हुई है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है। राजस्थान पंचायती अधिनियम में 94 में के बाद 2002 में एक अध्यादेश जारी करके इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अब ग्राम सभा के स्थान पे वार्ड सभा उसको नाम दिया गया है। वार्ड सभा की भी साल में 2 बैठकें करना अनिवार्य है और पंचायती राज के कार्यों में विस्तार किया गया। 29 विषय जो है उसमें शामिल किए गए हैं। वार्ड सभा जो भी विकास योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसकी वर्ष में जैसे मैंने बताया 2 तरह की बैठकें होंगी। तो इस प्रकार राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 94 में लागू किया गया और उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।